तो आज के इस नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर को शुरू किया था और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन करते हुए कवर करते जा रहे थे। बस इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है और कहाँ किस पाथ को फॉलो करते हुए टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एनसीईआरटी कहता है वी नो दैट द रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू प्लांट्स। ऑब्वियसली दैट इज़ व्हाई वी अप्लाई वाटर टू द सॉइल एंड नॉट ऑन द लीव्स। जैसा कि हमें मालूम है कि वो रूट ही है जो कि मोस्टली यानी कि मैक्सिमम वाटर को प्राय पानी को एब्जॉर्ब करता है जो कि प्लांट्स में जाते हैं, और इसी कारण से हम पानी सॉइल में डालते हैं ना कि पौधे के लीव्स पर। तो सिंपल चीज़ है, हम सब देखते हैं कि पानी जो होता है वो सॉइल में डाला जाता है और सॉइल से ही रूट के ज़रिए से प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। द responsibility of absorption of water and minerals is more specifically the function of the root hairs that are present in millions at the tips of the roots. The responsibility of absorption of water and minerals is more specifically the function of the root hairs. तो जैसा कि रूट द्वारा एब्जॉर्ब तो किया जाता है वाटर और मिनरल, रूट में भी वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मदद करते हैं, तो वो रूट हेयर्स होते हैं जो कि वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेवार होते हैं, में मददगार साबित होते हैं। दैट आर प्रेजेंट इन मिलियंस एट द टिप्स ऑफ द रूट्स, जो कि रूट्स के टिप्स में मिलियंस की संख्या में मौजूद होते हैं, जहाँ 1 मिलियन के माने 10 लाख होता है। Root hairs are thin-walled cylinder extensions of root epidermal cells that greatly increase the surface area for absorption. तो रूट हेयर्स दरअसल पतले वाल वाले सिलेंडर लंबे एक्सटेंशंस होते हैं रूट एपिडर्मल सेल्स के, यानी कि जो रूट होता है, रूट के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, आउटर सेल्स होते हैं, कवरिंग सेल्स होते हैं, उन्हीं कवरिंग सेल्स, उन्हीं एपिडर्मल सेल्स रूट एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशंस के रूप में से बढ़ते हुए के एक्सटेंड होने से के बढ़ने से, ग्रोथ होने से जो थिन वालेड सिलेंडर पतला सा लंबा सा जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें ही रूट हेयर्स कहा जाता है। तो रूट हेयर्स थिन वालेड सिलेंडर एक्सटेंशंस रूट एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशंस हैं ये। दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इंक्रीज सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है और इसे बार बार प्रैक्टिस करना है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विथ मिनरल सॉल्यूट्स बाय द रूट हेयर्स प्योरली बाय डिफ्यूजन। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विथ मिनरल सॉल्यूट्स, न केवल पानी, साथ ही साथ जो मिनरल सॉल्यूट्स हैं वो भी रूट हेयर्स द्वारा ही डिफ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट हेयर्स द्वारा। तो इसमें आपको अंडरलाइन करना है वाटर मिनरल सॉल्यूट्स बाय रूट हेयर्स और बाय डिफ्यूज़न, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है, यानी कि जो मिनरल्स और वाटर होते हैं वो रूट हेयर्स द्वारा डिफ्यूज़न प्रक्रिया से उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ये आपको मालूम चलेगा। और इसे आपको इन वर्ड्स को जो आप हाईलाइट करेंगे या फिर अंडरलाइन करेंगे, इन्हीं वर्ड्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में, तभी आपको इससे कुछ फ़ायदा हो पाएगा एग्ज़ाम में। अच्छा, मैं इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ या फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप नीट का जो पेपर है उठाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर,
तो ऑलमोस्ट इन्हीं लाइनों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मिसाल के रूप में वो कैसे पूछेगा, वाटर एब्जॉर्ब विथ मिनरल सॉल्यूट्स। अगर मानो यहाँ से सवाल बनाना है, वाटर में एब्जॉर्ब अलॉन्ग विथ मिनरल सॉल्यूट्स बाय रूट हेयर्स प्योरली बाय, तो पूछेगा वाटर एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विथ मिनरल्स बाय रूट हेयर्स बाय, उसके बाद में डिफ्यूज़न दे देगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न देगा, ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे देगा, और ऑप्शंस देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो डिफ्यूज़न प्रक्रिया से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी होता है। वंस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स इट कैन मूव डीपर इनटू रूट लेयर्स बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवेज। जैसे कि सबसे पहले तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अब वाटर जो एब्जॉर्ब किया गया है वो फर्दर रूट के अंदरूनी जो लेयर्स हैं, सेल्स हैं, उन तक पहुंचेगा। तो उन तक पहुंचने के लिए वो दो फ़र्क पाथवे अपनाता है, रास्ते अपनाता है। पहला जिसे एपोप्लास्ट पाथवे कहा जाता है, दूसरे को सिम्प्लास्ट पाथवे कहा जाता है। तो आपको अंडरलाइन करना है, वाटर मूव डीपर रूट लेयर्स, उसके बाद में एपोप्लास्ट पाथवे बाई एपोप्लास्ट पाथवे सिम्प्लास्ट पाथवे। इन्हीं वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आपको आसानी हो। द एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल्स दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कास्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट्स, फिगर 11.6। तो जैसा कि एनसीईआरटी ये कहता है कि एपोप्लास्ट जैसा कि पाथवे जो है, एपोप्लास्ट दरअसल सेल वाल्स एडजेसेंट सेल वाल्स का एक कंटिन्यूअस जो है सिस्टम होता है। यानी कि ये सेल है, इसके बाद ये सेल है, इसके बाद ये सेल है, इसके बाद ये सेल है। तो सेल टू सेल के जो सेल वाल्स हैं, सेल वाल एडजेसेंट सेल वाल्स का एक कंटिन्यूअस पाथवे जो होता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, एपोप्लास्ट कहा जाता है, एपोप्लास्ट पाथवे कहा जाता है। यानी कि जो कंटिन्यूअस सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, एक के बाद दूसरे अकर करने वाले सेल्स हैं, उनके सेल वाल्स जो एक कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं, उसी पाथ को ही क्या कहा जाता है, एपोप्लास्ट कहा जाता है। और ये प्लास्ट कंटिन्यू अंदर तक जाता है एक्सेप्ट किस जगह पर, एंडोडर्मिस के कास्पेरियन स्ट्रिप्स होने वाले जगह पर। तो रूट्स में भी एंडोडर्मिस नाम का लेयर पाया जाता है। जैसे कि सबसे बाहरी जो लेयर होता है रूट का, सपोज ये रूट है, रूट का आधा पोर्शन है, तो सपोज ये रूट का आधा पोर्शन है, तो ये सबसे बाहरी लेयर है जिसमें एपिडर्मिस मौजूद है। उसके बाद में कॉर्टेक्स नाम का लेयर होता है, उसके बाद एंडोडर्मिस होता है, उसके बाद में पेरिसाइकल होता है, उसके बीच में जाकर जाइलम और फ्लोएम जैसे टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वास्कुलर टिश्यूज़। अगर आपने प्लांट एनाटॉमी चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप ज़रूर जान पाएंगे कि एंडोडर्मिस एक लेयर होता है। तो बहरहाल इतना समझिए कि जो एपोप्लास्ट होता है, सेल वॉल का एक कंटिन्यूअस पाथवे, ये जाकर कहाँ ब्लॉक हो जाता है, एंडोडर्मिस में ब्लॉक हो जाता है। एंडोडर्मिस का जो सेल वॉल है कास्पेरियन स्ट्रिप्स नाम के स्ट्रक्चर से ब्लॉक्ड होता है। स्ट्रिप्स के माने पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, तो और इसे नाम दिया गया है कास्पेरियन स्ट्रिप्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पाथवे है ब्लॉक है और पानी मजबूर हो चुका है कुछ इस राह को अपनाने के लिए, मोड़ने के लिए। तो क्या कहता है, एपोप्लास्ट सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स, सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स कंटिन्यूअस एक्सेप्ट कास्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस। इतनी चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया रहेगा कि अच्छा एपोप्लास्ट एडजेसेंट सेल के सेल वॉल्स का एक कंटिन्यूअस सिस्टम होता है जो कि कहाँ पर जाकर टूट जाता है, कास्पेरियन स्ट्रिप्स, एंडोडर्मिस के कास्पेरियन स्ट्रिप्स द्वारा तोड़ दिया जाता है वो कंटिन्यूटी। द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर, the apoplastic movement of water occurs exclusively through the intercellular spaces and the walls of the cells.
एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर, अगर हम कहें कि वाटर ने एपोप्लास्टिक पाथवे को अपनाया है मूवमेंट के लिए, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वाटर दरअसल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यानी कि दो सेल के बीच का स्पेसेस, मानो यहाँ पर सेल है, यहाँ पर भी तो सेल होगा, यहाँ पर भी तो सेल होगा, यहाँ पर भी तो सेल होगा, तो यहाँ बीच बीच में कुछ खाली स्पेसेस भी होंगे। तो इन खाली स्पेसेस से अगर पानी जाता है पाथवे, पानी अगर इस पाथवे को अपनाता है, इस खाली स्पेसेस से पास होता है, या फिर वॉल्स ऑफ दी सेल्स, या फिर जैसा कि हमने देखा कि सेल वॉल से अगर पास होता है कंटिन्यूस सेल वॉल के सिस्टम से, इन दोनों केसेज में जो है पानी के पाथवे को ही क्या कहा जाता है? एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहा जाता है, और पाथवे को एपोप्लास्टिक पाथवे कहा जाता है। तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट, इंटरसेल्युलर स्पेसेज, वॉल्स ऑफ दी सेल्स, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में कम से कम टाइम लगाकर आप चीज़ों को रिकल कर पाएँ। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। आप जैसा कि इन दोनों एग्जांपल्स में देखेंगे कि तो सेल वॉल से चला जाता है, सेल वॉल की कंटिन्यूअस सिस्टम से, या फिर इंटरसेल्युलर स्पेसेस से चला जाता है। इसे ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि वो साइटोप्लाज्म को पास करते हुए या फिर सेंटर से, यानी कि सेल में इंटर करते हुए पास होकर जाए। तो यही चीज़ तो कह रहा है कि मूवमेंट थ्रू दी एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से पास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है? एपोप्लास्ट नॉट क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है, यानी कि एपोप्लास्ट मूवमेंट के दौरान जो है पानी क्या नहीं क्रॉस करता? सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस करता, सेल के अंदर इंटर नहीं करता। दिस मूवमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनमें जाना था ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट दरअसल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दरअसल कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। सपोज ये सेल है और ये दूसरा सेल है, इसमें अगर कंसंट्रेशन में कुछ डिफरेंस है, इसके वाटर के कंसंट्रेशन में और इसके वाटर के कंसंट्रेशन में अगर डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा वाटर है, इसमें कम है, तो जाहिर सी बात है जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ से, जिस तरफ कम है उस तरफ जाएगा। तो यही चीज़ है कि ये जो मूवमेंट है एपोप्लास्ट मूवमेंट, ये ग्रेडियंट डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ग्रेडियंट, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है। अब जैसे कि जो सॉइल होता है, सॉइल में जैसा कि हम पानी डालते हैं या फिर पानी रहता है, अंडरग्राउंड सोर्सेज रहते हैं, मॉइस्ट रहता है सॉइल, अगर आप उसे क्या कहते हैं खुंदेंगे कुछ फीट नीचे तक, तो ये जो पानी का रिजर्वायर की तरह होता है सॉइल। सॉइल में पानी ज़्यादा है प्लांट के तुलना में, तो जाहिर सी बात है सॉइल से प्लांट में रूट्स में जाएगा, रूट्स के तुलना में सॉइल में ज़्यादा है, तो सॉइल से रूट्स में ही तो जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि जो मूवमेंट होता है ग्रेडियंट डिपेंडेंट होता है, यानी कि जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ से, जिस तरफ कम है उस तरफ जाता है। और सेल में जब रूट में एंटर कर दिया तो उसके बाद में जैसे कि शुरुआती सेल्स में एपिडर्मिस सेल, उसके बाद में कॉर्टेक्स सेल्स आएंगे, एंडोडर्मिस आएगा, फिर साइकिल आएगा, तो इस तरफ बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो यानी कि इस तरफ पानी है, अभी इधर पानी नहीं है, तो जिस तरफ पानी नहीं उस तरफ ही तो बढ़ता जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है ये मूवमेंट, एपोप्लास्टिक मूवमेंट, और जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ से, जिस तरफ कम है उस तरफ जाता है पानी। The epoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is through mass flow। तो एपोप्लास्ट कोई बैरियर नहीं खड़ा करता, कोई रुकावट नहीं पैदा करता, पानी एक स्थिर तरीके से बहता हुआ चला जाता है। मास फ्लो, थ्रू मास फ्लो, यानी कि जो उसके रास्ते में आता है, मतलब मानो मिनरल्स आए हैं, सॉल्ट्स आए हैं, उसके साथ साथ सब उसके साथ साथ फ्लो होते चले जाते हैं। एज वाटर इवापोरेट्स into the intercellular spaces of or the atmosphere, tension develop in the continuous stream of water in the epoplast. Hence mass flow of water occurs due to the adhesive and cohesive property of water। तो जैसा क्या कह रहा है कि जो
सेल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो पानी एवापोरेट करते हैं। उनसे एवापोरेशन हो रहा होता है पानी का। एज द वाटर इवापोरेट्स इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेज और द एटमॉस्फेयर। तो जो इंटरसेल्युलर स्पेसेज होते हैं, जैसे कि मानो ये सेल है, ये सेल है, यहाँ पर सेल होगा, यहाँ पर सेल होगा, तो पानी इधर से इंटरसेल्युलर स्पेसेज में भी जाता है और यहाँ पर जाने के बाद में हीट की वजह से वो इवापोरेट होता है, बाहर की तरफ चला जाता है। ये एक चीज़ कह रहा है। दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि जो है एटमॉस्फेयर में जाता है और द एटमॉस्फेयर, तो चाहे इंटरसेल्युलर स्पेस में जाए, चाहे एटमॉस्फेयर में जाए। एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है? जैसे जो लीव्स होते हैं, लीव्स में जो स्टोमेटा होता है, स्टोमाटा नाम के ओपनिंग के थ्रू जो गैसेज वेपर, जो वाटर वेपर इंटरसेल्युलर स्पेसेज में जमा होते हैं लीव्स के, वही जो है स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर निकलते हैं। तो मिला जुला कर जहाँ वाटर वेपर था, अब वहाँ खाली जगह है, तो वहाँ कुछ चीज़ को भरना पड़ेगा। तो बस इसी तरह से जो है एक टेंशन, एक प्रेशर, खिंचाव वाला प्रेशर, सक्शन वाला प्रेशर डेवलप होता है और जो पानी है एपोप्लास्ट के माध्यम से, एपोप्लास्ट के पाथवे को फॉलो करते हुए आसानी से पहुंच जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो सेल्स होते हैं प्लांट्स में, इस तरह से आप समझिए। और स्पेसिफिकली अगर एग्जांपल लें तो आप लीव्स के सेल्स को एग्जांपल ले सकते हैं। लीव्स के सेल्स में इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं। तो जो सेल्स में पानी आया था वो वेपराइज होकर कहाँ, जैसे जो हीट होता है सन का, उसकी वजह से वो गर्म होते हैं। गर्म होने के बाद में वो इवापोरेट होते हैं और पहले तो इंटरसेल्युलर स्पेसेज, लीव्स के इंटरसेल्युलर स्पेसेज में वो एंटर करते हैं और वहाँ से उसके बाद में वो क्या करते हैं, स्टोमाटा के ज़रिए से बाहर निकल जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, ट्रांसपीरेट हो जाते हैं। तो बहरहाल जब वो ट्रांसपीरेट होते हैं, बाहर निकलते हैं लीव्स से, सेल्स से, तो एक तरीके का वो जो है खिंचाव पैदा कर जाते हैं, पानी की कमी पैदा कर जाते हैं। और जैसा कि हमने जाना कि पानी जहाँ जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ से जिस तरफ कम है उसी तरफ फ्लो करेगा। तो बस यही तरीका है कि जो वाटर है फ्लो करता उन डेफिशिएंट स्पेसेज को भरने के लिए चला जाता है एपोप्लास्ट माध्यम से। और मास फ्लो कहलाता है क्योंकि अपने साथ साथ जो भी चीज़ें आती जाती हैं वो लेते जाता है। और एडहेजिव और कोहेजिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब वाटर का एडहेजिव और कोहेजिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो वाटर का एडहेजिव या फिर कोहेजिव प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो एडहेजन के माने होते हैं किसी अन्य सरफेस से चिपकना या फिर अटैच होना, और कोहेजन के माने अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में अटैच होना। तो जब जाहिर सी बात, जब पानी मूव करेगा, पानी यहाँ से यहाँ तक मूव करता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अगर अटैच ना हो, बीच में खाली स्पेस हो जाए, तो जाहिर सी बात है खिंचाव नहीं पैदा हो पाएगा। जैसा कि आपने कभी देखा होगा कि जो स्ट्रा होता है, यानी कि जिससे आप तानते हैं, जूस को तानते हैं, या फिर फ्रूटी को अगर आपने पिया होगा कभी, तो आप जब उसको रियल फ्रूट जूस को जब पीते हैं तो जिस स्ट्रा से आप पाइप से तानते हैं, सोचिए अगर आपने आधे पाइप में ताना और उसके बाद में आधा पाइप में हवा भर गया और आपने बाहर निकाल लिया और फिर से अगर आपने उस जो है डब्बे में डाला, तो उतना खिंचाव नहीं शुरुआत में पैदा कर पाता है। शुरुआत में जब आप तानेंगे तो आपको सिर्फ हवा मिलेगा, पानी नीचे रह जाता है, एक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और जब वो आप पाइप शुरू में जब डालते हैं तो और जब तानते हैं तो पानी के बीच के जो कोहेजिव प्रॉपर्टी है एक दूसरे से अटैच होने की, उसके कारण सरासर जो है वो जूस जो है लगातार पाइप में सक होता जाता है। तो इस तरह से कोहेजिव प्रॉपर्टी होती है वाटर की कि कहीं भी उनके बीच में कॉलम ऑफ वाटर खाली ना रह जाए। उसके बाद में एडहेजिव प्रॉपर्टी, यानी कि पानी जो है जिस सरफेस में वो फ्लो कर रहा है उससे भी कुछ वो अटैचमेंट दिखाता है और उसका भी सहारा लेता है आगे बढ़ने के लिए। तो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि
वाटर इवापोरेट्स इंटरसेल्युलर स्पेसेज और एटमॉस्फेयर, टेंशन कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर, एपोप्लास्ट, और मास फ्लो एडेजिव कोहेजिव प्रॉपर्टीज। तो जो वाटर है, वाटर इवापोरेट होकर इंटरसेल्युलर स्पेसेज या फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा, जिसकी वजह से टेंशन डेवलप होता है कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर में। जो वाटर आ रहा था उसमें उस पर टेंशन या फिर प्रेशर डेवलप होता है, और ये वाटर वही वाटर है जो कि एपोप्लास्ट पाथवे को फ्लो करते हुए आ रहा था। और जब ये आएगा तो एक मास फ्लो होगा, इसके साथ मास फ्लो होगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को भी, मिनरल्स को भी साथ साथ में लेकर ये आएगा। और इसमें दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वाटर की ही हैं जो कि इसमें मदद करेंगी, यानी कि एडेजिव, यानी कि जिस पाइप में, जिस पाथवे में वो फ्लो होता जा रहा है उससे से अटैचमेंट होते हुए, अटैच करते हुए वो आगे बढ़ेगा, और ख़ुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अटैचमेंट बरकरार रखेगा, ताकि उसे जो है एक फ़्लो में कंटिन्यूस स्ट्रीम बनाकर फ्लो होने में आसानी हो। अब इसके बाद में हम जानेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में। तो एनसीईआरटी कहता है द सिम्प्लास्टिक पाथवे इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट ही क्या होता है? सिम्प्लास्टिक सिस्टम होता है, फिर सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है। अब जैसा कि अगर आप इस फिगर में देखें तो ये जो सेल है, ये सेल का प्रोटोप्लास्ट है, एपिडर्मिस सेल का, ये कोर्टेक्स का एपीप्लास्ट है, ये एंडोडर्मिस का एपीप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट है, ये पेरिसाइकल का प्रोटोप्लास्ट है। तो यहाँ से पानी जब इंटर करेगा तो इसके साइटोप्लाज्म में घूमता घूमता, प्रोटोप्लास्ट में घूमता घूमता कोर्टेक्स में आएगा, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से सेल पेरिसाइकल में, इसके बाद में जाइलम में। तो जब पानी क्या करता है कि जो है प्रोटोप्लास्ट से पास होता जाता है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट से, तो ऐसे पाथवे को ही सिम्प्लास्टिक पाथवे कहा जाता है। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो जैसा कि आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो सेल्स होते हैं उनके बीच में, एक दूसरे के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा नाम के ओपनिंग्स पाए जाते हैं। ये वही प्लाज्मोडेस्माटा है जिसके माध्यम से दो सेल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उनके साइटोप्लाज्म आते हैं जाते हैं, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, आते जाते हैं। नेबरिंग सेल्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स प्लाज्मोडेस्माटा, इन शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है। ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक पाथवे द वाटर ट्रैवल्स थ्रू द सेल्स देयर साइटोप्लाज्मा, इंटरसेल्युलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के दौरान जो पानी है वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में इंटर करता है, और उसके बाद में दूसरे सेल्स में इंटर करने के लिए वो प्लाज्मोडेस्माटा नाम के इंटरसेल्युलर जो वाल है, दो सेल्स के बीच में जो वाल है और उसमें जो ओपनिंग है प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से वो दूसरे सेल में पहुंचता है। इस तरह से वो आगे बढ़ता है। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा, इस तरह से, यानी कि आप देख सकते हैं कि तो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट से पास हो रहा है पानी, कि तो प्लाज्मोडेस्माटा से पास होता नज़र आ रहा है। यही दो रास्ते हैं जिनसे ये आगे बढ़ रहा है। अब इसके बाद में जैसे एनसीईआरटी आगे कहता है, वाटर हैज़ टू एंटर द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हेंस द मूवमेंट इज़ रिलेटिवली स्लोअर। और ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो वाटर है उसे सेल मेम्ब्रेन से पास करते हुए सेल में एंटर करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, किसी भी चीज़ को आसानी से अंदर नहीं आने देता है, और कुछ लिमिटेड चुनिंदा चीज़ों को ही अंदर आने जाने देता है। तो जाहिर सी बात है कुछ डिले तो होगा ही और स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो यही चीज़ कह रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि वाटर हैज़ टू एंटर दी सेल्स थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, हेंस मूवमेंट इज़ रिलेटिवली स्लोअर। तो वाटर
एंटर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में मूवमेंट स्लोअर। इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है। मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर से इस मूवमेंट में भी पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है जो कि एक बड़ा योगदान प्ले करता है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में जाना था वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि एक सेल में पोटेंशियल ज़्यादा है, पानी का अमाउंट ज़्यादा है, पानी का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दूसरे में कम है, तो जाहिर सी बात है जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ से जिस तरफ कम है उस तरफ जाएगा। तो यानी कि ये भी बस इसी कंसेप्ट को, इसी प्रिंसिपल को अपनाते हुए क्या करता है, मूव करता जाता है। तो मूवमेंट आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सिम्प्लास्टिक जो मूवमेंट है इसके दौरान साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी हो रहा होता है। जैसे कि कोई भी सेल हो, उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं कुछ इस तरह से गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो मानो सपोज पानी यहाँ से एंटर किया, ये भी गोल गोल घूमेगा, उसके बाद में इधर चला जाएगा, या फिर इधर से एंटर किया, गोल गोल घूमा और इसके साथ साथ इधर चला गया। तो सेल्स में ये भी कुछ समय के लिए तो गोल गोल तो घुमा ही है। यानी कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इस पानी को ले जाने में, मूव कराने में मददगार साबित होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे के दौरान। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट एडेड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है, यू मे हैव ऑब्जर्व्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन द सेल्स ऑफ द हाइड्रिला लीफ। आपने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग तो ज़रूर देखा ही होगा हाइड्रिला लीफ में। द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज वेरी ईजिली विजिबल। जब आपने हाइड्रिला लीफ में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होते देखा होगा तो आपने ज़रूर ये देखा होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं सेल में, हाइड्रिला लीफ के सेल्स में, वो भी साइटोप्लाज्म के साथ मूव कर रहे होते हैं गोल गोल। तो यही चीज़ बता रहा है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, हाइड्रा लीफ, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रीमिंग, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है। अब आगे बढ़ते हुए जैसे एनसीईआरटी कहता है, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स occurs via the apoplast in the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to movement। तो जैसा कि हमने यहाँ भी देखा कि जो ये सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स होते हैं, यानी कि जैसे कि इसे और अच्छे से अगर रियलिस्टिक वे में समझने की कोशिश की जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिगर 11.7 में दिखाया गया है सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक पाथवेज ऑफ वाटर एंड आयन एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट इन रूट्स। तो जैसे कि ये रूट हेयर से वाटर एंटर किया, और जो ये बीच में जो कुछ सेल्स होते हैं रूट्स के, जिन्हें कॉर्टेक्स सेल्स कहा जाता है, कॉर्टिकल सेल्स कहा जाता है, इनके बीच में आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा जो है स्पेस पाया जा रहा है। तो पानी कहीं कहीं भले क्या कर रहा है कि सेल से होते हुए गुजर रहा है सिम्प्लास्टिक पाथवे के दौरान, वरना ये भी कोशिश यही कर रहा है कि जितना हो सके खाली स्पेसेस से ही एंटर करते हुए आगे बढ़ जाए, पास करते हुए आगे बढ़ जाए। और एपोप्लास्टिक में तो देख सकते हैं आप सेल वाल से इंटरसेलुलर स्पेस से ही बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो यही चीज़ तो कहता है जी कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर्स विया द एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। प्लांट में रूट्स में जो मोस्टली जो वाटर फ्लो होता है वो एपोप्लास्ट पाथवे द्वारा ही होता है, क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, काफ़ी स्पेसियस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसियस अच्छा खासा पाया जाता है, और पानी को कोई रुकावट नहीं पैदा करता है मूवमेंट में। इसीलिए जितना हो सकते हैं पानी मैक्सिममली क्या करते हैं, एपोप्लास्ट तरीके से ही मूव करते हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे को ही अपनाते हैं। तो मोस्ट वाटर फ्लो रूट्स एपोप्लास्ट कॉर्टिकल सेल्स लूजली पैक्ड होने की वजह से। हाउएवर द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स द एंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वाटर बिकॉज ऑफ अ बैंड ऑफ सिवेराइज्ड मैट्रिक्स कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो यहाँ तक जो कॉर्टेक्स है
कोर्टेक्स तक तो मामला ठीक था कि जो है पानी एपोप्लास्ट माध्यम से ही बढ़ता जा रहा था, लेकिन जब वो एंडोडर्मिस वाले रीजन में पहुंचता है, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, तो इसी रीजन को ही क्या कहा गया है, इन्हीं सेल्स को ही, सेल्स के रीजन को ही एंडोडर्मिस सेल्स कहा गया है, एंडोडर्मिस लेयर कहा गया है, रूट के एंडोडर्मिस लेयर सेल्स। तो जब यहाँ पानी पहुँचता है तो ये पानी को आसानी से जाने नहीं देता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एक बैंड की तरह, एक पट्टी की तरह, स्ट्रिप की तरह इसमें एक जो है सुबेराइज्ड मैट्रिक्स पाया जाता है। सुबेराइज्ड मैट्रिक्स का एक बैंड पाया जाता है। तो सुबेराइज्ड होने का क्या माने हैं, यानी कि सुबेरेन नाम के सबस्टेंस से बना हुआ। तो सुबेराइज्ड बैंड होने की वजह से, जिसे कास्पेरिन स्ट्रिप भी कहते हैं, इसकी वजह से पानी जो होता है इम्परवियस हो जाता है, यानी कि पास नहीं कर पाता। अब आगे क्या होता है, इस चीज़ को जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं, यहाँ अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो कास्पेरिन स्ट्रिप और सुबेराइज्ड मैट्रिक्स, बैंड ऑफ सुबेराइज्ड मैट्रिक्स, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए। यानी कि अगर पूछे कि कास्पेरिन स्ट्रिप इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग सबस्टेंस, तो अगर ऑप्शन में दे सुबेराइज्ड मैट्रिक्स, ऑप्शन में दे क्यूटीन, ऑप्शन में दे लिग्निन, तो आपको मार्क करना है कौन सा ऑप्शन, सुबेरिन वाला ऑप्शन, सुबेराइज्ड मैट्रिक्स वाला ऑप्शन। तो अगर कास्पेरिन स्ट्रिप्स की वजह से एंडोडर्मिस एपोप्लास्ट मूवमेंट नहीं होने देगा तो क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल्स आर अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर, सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन्स दैट आर नॉट सुबेराइज्ड। तो वो ऐसी जगह जाते हैं, ऐसे वॉल्स में जाते हैं जहाँ सुबेरिन नहीं मौजूद है, इनटू दी सेल्स प्रॉपर थ्रू दी मेम्ब्रेन्स, और उसके बाद में मेम्ब्रेन्स से पास हो जाते हैं। द वाटर देन मूव्स थ्रू दी सिम्प्लास्ट एंड अगेन क्रॉसेज अ मेम्ब्रेन टू रीच द सेल्स ऑफ द जाइलम। तो जाहिर सी बात है, यहाँ अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ तक तो ठीक था, ये एपोप्लास्ट पाथवे से ही आ रहे थे। अब इसने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, सुबेराइज्ड मैट्रिक्स से बना कास्पेरिन स्ट्रिप ने कहा हम नहीं जाने देंगे। तो पानी इधर मूव हो गया, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ, सेल में साइटोप्लाज्म की तरफ मूव हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इधर सुबेरिन नहीं है, इधर सुबेरिन है, इधर नहीं मूव हुआ, इधर नहीं मूव हुआ, इधर नहीं मूव हुआ, इधर मूव हो गया। तो यही चीज़ तो कह रहा है। द वाटर देन मूव्स, द वाटर देन मूव्स, पहले आप द वाटर देन मूव्स थ्रू दी सिम्प्लास्ट, तो वाटर देन मूव्स सिम्प्लास्ट, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में अगेन क्रॉसेज अ मेम्ब्रेन टू रीच द सेल्स ऑफ द जाइलम। उसके बाद में अल्टीमेटली इसे आकर तो जाइलम में ही पहुंचना है। जाइलम ही वो वास्कुलर टिश्यू है जो कि पानी को कैरी कर कर प्लांट के फ़र्क हिस्सों तक पहुंचाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है। बहरहाल वाटर देन मूव्स सिम्प्लास्ट, यानी कि जब कास्पेरिन स्ट्रिप पे पहुंचता है पानी और वो नहीं जाने देता, तो पानी कौन सा रास्ता अपनाता है, सिम्प्लास्ट वाला रास्ता अपनाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस, यानी कि जो रूट में जो पानी का मूवमेंट होता है वो एंडोडर्मिस में आकर सिम्प्लास्टिक हो जाता है। पहले तो एपोप्लास्टिक होता है, एपोप्लास्टिक होने में ही उसके लिए आसानी होती है, लेकिन जब वो एंडोडर्मिस में पहुंचता है तो वो सिम्प्लास्टिक हो जाता है। तो एक बार अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इन चीज़ों को आसानी से लिंक कर पाएंगे। दिस इज़ द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स कैन एंटर दी वास्कुलर सिलेंडर, यही वो तरीका है, रास्ता है जिससे वाटर जो क्या हो सकते हैं, वास्कुलर सिलेंडर यानी कि वास्कुलर जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, यानी जाइलम में एंटर कर सकते हैं। वंस इनसाइड द जाइलम वाटर इज़ अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल्स, जब एक बार जाइलम में पानी पहुंच जाता है तो फिर से वो ऊपर की तरफ जैसे बढ़ता है, नीचे के ऊपर की तरफ बढ़ता है, और ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर से वो सेल्स के बीच में होता हुआ सिम्प्लास्टिक पाथवे नहीं अपनाता है, बल्कि सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेज हैं उन्हीं पाथवे को, या फिर सेल वॉल हैं उन्हीं पाथवे को अपनाते हुए आगे बढ़ता है, बढ़ने की कोशिश करता है। तो वंस इनसाइड जाइलम वाटर मूव बिटवीन सेल्स इन young roots,
वाटर एंटर्स डायरेक्टली इनटू दी जाइलम वेसल्स एंड और ट्रैकेइड्स। तो जो यंग रूट्स होते हैं उनमें पानी डायरेक्टली कहाँ पर जाइलम वेसल्स में एंटर कर जाता है, फिर ट्रैकेइड्स में, ट्रैकेइड्स, जाइलम वेसल्स या फिर ट्रैकेइड्स। यानी कि जाइलम टिश्यूज़ का जैसा कि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जाइलम वेसल्स और ट्रैकेइड्स, उसके बाद में जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम जो है स्क्लेरेन्काइमा कर 4 लेयर्स का, 4 किस्म के सेल्स का बना होता है। क्या बना होता है? जाइलम टिश्यू बना हुआ होता है, जाइलम नाम का कम्प्लेक्स टिश्यू। तो यंग रूट्स में वाटर जाइलम वेसल्स या फिर ट्रैकेइड से पास करता है। इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है। दीज आर नॉन लिविंग कंडुइट्स, नॉन लिविंग कंडुइट्स एंड सो आर पार्ट ऑफ द एपोप्लास्ट। अब ये जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि जाइलम जो पैरेन्काइमा है उसका छोड़कर बाकी तीनों एलिमेंट यानी कि जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम जो है वेसल्स या फिर जाइलम ट्रैकेइड्स, ये तीनों क्या होते हैं, कहा जाए नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि लिविंग सेल से नहीं बने हुए होते हैं, नॉन लिविंग सेल से बने हुए होते हैं। एक किस्म होता है सेल का, स्क्लेरेन्काइमा भी उन्हीं सेल्स में से है। तो नॉन लिविंग सेल्स से ही एपोप्लास्ट के माध्यम से पानी पास करता है। द पाथ ऑफ वाटर इन मिनरल साइंस इनटू द रूट वास्कुलर सिस्टम इज समराइज्ड इन फिगर 11.7। तो इसके बारे में हमने देखा, जैसे कि कास्पारिन स्ट्रिप तक पहुंचा, उसके बाद सिम्प्लास्टिक पाथवे को अपनाते हुए फिर से एंटर किया, फिर रिसाइकल को पास करते हुए अब यहाँ जाइलम में पहुंचा है। जाइलम में आप देख सकते हैं ये जो डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही सब क्या है, जाइलम के टिश्यूज़ हैं जो कि पानी को अपवर्ड मूव कराएंगे। तो फिगर 11.7 को हमने देखा। Some plants have additional structures associated with them that help in water and mineral absorption। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें रूट हेयर्स के अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विथ रूट सिस्टम। माइकोराइजा एक ऐसा ही किस्म का फंगस एसोसिएशन है रूट सिस्टम के साथ। द फंगल फिलामेंट्स फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल्स। यानी कि जो यंग रूट होता है प्लांट का, उसके इर्द गिर्द ये इनके फिलामेंट, जैसे कि इनका जो फंगस होते हैं, फंगस को अगर आपने पढ़ा होगा तो इनका शरीर फिलामेंटस होता है, यानी कि धागों की तरह से होता है। तो ये इसके यंग रूट के इर्द गिर्द क्या करते हैं कि नेटवर्क बनाते हैं या फिर यंग रूट में अंदर तक ही, रूट सेल्स में तक ही पहुंच जाते हैं। द हाइफा हैव अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट ऑब्जर्व मिनरल आयन्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम अ मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट परहैप्स रूट कैनॉट डू। और इन फिलामेंट्स को फंगस के हाइफा कहा जाता है, जैसा कि हाइफा मिलकर माइसेलियम बना, और सिंगुलर को और ऐसे स्ट्रक्चर्स को, फिलामेंट्स को हाइफा कहा गया। तो ये हाइफा इतना कारगर होता है पानी को एब्जॉर्ब करने में, इसका सरफेस एरिया इतना लार्ज होता है, लार्ज सरफेस एरिया, हाइफा लार्ज सरफेस एरिया, कि इस कदर ये पानी को, मिनरल को और मिनरल आयंस और वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। परहैप्स रूट कैन नॉट कि रूट भी उतना ना एब्जॉर्ब कर पाए इनके सहायता के बिना। फंगस प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स। In turn, the roots provide sugars and nitrogen containing compounds to the mycorrhiza। अब ये काम कैसा करता है, जैसे कि फंगस जो होता है मिनरल को एब्जॉर्ब किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया और रूट्स को दे दिया, ले जा भाई प्लांट्स को दे दे, फूड बनाने दे, और बदले में प्लांट्स जो फूड बनाएगा यानी कि शुगर्स बनाएगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग अन्य जो कंपाउंड्स होंगे उसके, वो इस फंगस को देगा, माइकोराइजा को देगा। तो यही चीज़ है, आपको अंडरलाइन करना है इन्हीं वर्ड्स को। रूट्स, फंगस, मिनरल्स, वाटर, रूट्स, और रूट्स, शुगर्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, माइकोराइजा। सम प्लांट्स हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बिना माइकोराइजा के तो चलाऊँ ही नहीं होता है,
और ऐसे प्लांट्स में से पाइनस है। पाइनस कानट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा के बिना पाइनस के सीड्स जर्मिनेट ही नहीं होंगे। पाइनस सीड्स नॉट जर्मिनेट। और माइकोराइजा के एब्सेंस विदाउट माइकोराइजा, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है। और बार बार इन अंडरलाइन वर्ड्स को, हाईलाइटेड वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।